हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली पॉलिटी का है। तो मैं भी इसको पढ़ रहा था। एक्चुअली मैं भी आप लोगों की तरह जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये इस टॉपिक को जो है डिस्कस किया जाए, क्योंकि जो नॉलेज बांटने से जो है नॉलेज में और इजाफा होता है, चीज़ें याद रहती हैं। तो बिना देरी करते हुए हम अपना टॉपिक जो है शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम देखेंगे ये जो एक्ट है, इस एक्ट में क्या ऐसी चीज़ें थी जिनको इंट्रोड्यूस किया गया, और कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनको इस्टेब्लिश किया गया, और मतलब क्या हाल चाल रहा है इस एक्ट के तहत, क्यों इस एक्ट को लाना पड़ा, और क्या क्या चेंज हमें देखने को मिली। ये जो एक्ट था ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था, यानी जिसे हम मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। पहली बात तो ये होती है कि इस एक्ट में जो है जो डायरकी सिस्टम था, क्या था डायरकी सिस्टम, जो प्रोविंसेस में था, प्रोविंसेस में जो डायरकी सिस्टम था उसको एबोलिश किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको एबोलिश किया जाता है। और लेकिन जो ये डायरकी सिस्टम है उसको अब फेडरल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, फेडरल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है जितने भी सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, उनको 3 लिस्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो 3 लिस्ट्स कौन कौन से थे? फेडरल, और दूसरा है प्रोविंशियल, और प्रोविंशियल के बाद है कनकरेंट। कनकरेंट। और हर एक लिस्ट में जो है कुछ आइटम्स रखे गए, जैसे कि फेडरल में 59 आइटम्स रखे गए, प्रोविंशियल में 54 रखे गए, और कनकरेंट में 36 आइटम्स को रखा गया। समझ में आया? लेकिन जितने भी रेजिडरी पावर्स थे, यानी जो इम्पोर्टेंट पावर्स हुआ करते थे, वो स्टिल वायसराय के पास थे। किसके पास? उनको हैंडल वायसराय कर रहा था, उनको हैंडल वायसराय करता था। तो अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था? इट प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन जो है उसको प्रपोज किया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन को, ऑल इंडिया जो फेडरेशन है, ऑल इंडिया फेडरेशन, उसको प्रपोज किया गया बोथ इन प्रोविंसेस, एक तो प्रोविंसेस में भी, प्लस प्रिंसली स्टेट्स। यानी ऑल इंडिया फेडरेशन जो थी उसको प्रोविंसेस में भी इस्टेब्लिश किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया, और प्रिंसली स्टेट्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। नॉट इम्प्लीमेंटेड। ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया थे, यानी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो थे, इंडियन प्रिंसली स्टेट जो थे, दे डिडंट ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया इस फेडरेशन में, जिसकी वजह से ये जो फेडरेशन है, ऑल इंडिया फेडरेशन, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। और चौथा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बाई कैमरालिज्म की। बाई कैमरालिज्म। बाई कैमरालिज्म जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। यानी जब ये जो 11 प्रोविंसेस थे उनमें से टोटल 6 ऐसे प्रोविंसेस थे जिनमें बाई कैमरालिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, जिनमें बाई कैमरालिज्म को इंट्रोड्यूस। अच्छा, जो ये अब और एक पॉइंट है, यानी फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो फेडरल लेजिस्लेचर था, फेडरल लेजिस्लेचर था, इस फेडरल लेजिस्लेचर को जो है 2 हिस्सों में बांटा गया। एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा जो था, दूसरे का नाम था फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली।
काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल असेंबली। जो काउंसिल ऑफ स्टेट था, काउंसिल ऑफ स्टेट ये एक परमानेंट बॉडी थी। क्या थी? परमानेंट परमानेंट बॉडी थी। एंड इसमें जितने भी मेंबर्स इसके थे, मेंबर्स थे, वो रिटायर होते थे 1/3 जो हैं वो रिटायर होते थे आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। समझ में आया? यानी जो फेडरल लेजिस्लेचर्स हैं, फेडरल लेजिस्लेचर्स को डिवाइड किया गया इनटू काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड फेडरल असेंबली। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी ये एक परमानेंट बॉडी थी, फेडरल असेंबली परमानेंट बॉडी नहीं थी। और इसके जितने भी मेंबर्स थे, 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है दे वर रिटायरिंग आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर एवरी। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? ये जो इस एक्ट के तहत गवर्नर जो था, गवर्नर को स्पेशल डिस्क्रेशनरी पावर्स दिए गए, डिस्क्रेशनरी पावर्स दिए। ये स्पेशल पावर्स हुआ करती थी। आपको सिर्फ याद रखना है इन पॉइंट्स को, आपको मतलब पीएचडी नहीं करनी है, बस आपको याद रखना है। चाहे आप रट्टा मार लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको याद रखना है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। जीके जो है इट्स ऑल अबाउट थ्योरी, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी। सब कुछ इसमें याद नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद की जा सकती है, जिनका कंसेप्ट हम याद रख सकते हैं। अब जीके को जो अच्छा तरीका है पढ़ने का वो है जैसे कि एपिसोड्स होते हैं ना, एपिसोड जब किसी सीरियल के आते हैं, किसी वेब सीरीज़ के आते हैं, जिस तरह से वो एपिसोड्स एक दूसरे जो प्रीवियस एपिसोड से लिंक होते हैं, इसी तरह से जितने भी टॉपिक्स हैं जीके में वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, उनका कनेक्शन किसी ना किसी टॉपिक से होता ही है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। फेडरल कोड को जो है पहली बार इस एक्ट के तहत फेडरल कोड जो है, लेट मी एडजस्ट माय वीडियो, फेडरल कोड जो है, फेडरल कोड को इस्टेब्लिश किया गया, फेडरल कोड को इस्टेब्लिश किया जाता है। अच्छा, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को मज़ीद एक्सपेंड किया जाता है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड की जाते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी। ये एक्ट जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करता है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी, और जिसमें वेमेन भी आते हैं और लेबर्स के लिए भी। समझ में आया? अच्छा, और एक पॉइंट जो इस एक्ट में हुआ वो था कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। आरबीआई का पहली बार इस्टेब्लिशमेंट हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है इस्टेब्लिश किया गया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट। करेंसी एंड क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो है आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। एंड फेडरल पब्लिक सर्विस जो है प्लस पीएससीज, जॉइंट पीएससीज को जो है इस्टेब्लिश किया गया फॉर कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या रिक्रूट करने के लिए जो है इन दो इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पीएससीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ गलतियाँ हुई होगी तो उनके लिए माजरत चाहता हूँ। तो दिस वाज all for today, and we will meet inshallah in next videos. अगर आपको किसी भी तरह से ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो गिव इट लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को। थैंक्स।